तो जैसा आप सभी जानते हैं, आज के सेशन में हम सिक्वल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो सिक्वल आप पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग माई सिक्वल के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये पूरी तरह से ओपन सोर्स होता है, यानी इसका कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। सिक्वल में 4 तरह की स्टेटमेंट होती हैं: TDL, TML, TQL, TTL। तो कितनी तरह की स्टेटमेंट हो गई? 4 तरह की हो गई। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें कौन कौन सी कमांड आती हैं वो आपको याद रखनी है। DDL में कमांड आती है क्रिएट। इसकी हेल्प से आप कभी भी कोई डाटाबेस बना सकते हो। इसकी हेल्प से आप कभी भी कोई टेबल बना सकते हो। इसका मेन काम ये होता है डाटाबेस को बनाना, टेबल को बनाना। दूसरी कमांड आती है ऑल्टर। इसका काम होता है जब आपकी टेबल बन जाती है तो टेबल के अंदर अगर कोई बाद में नया कॉलम ऐड करना हो तो इससे ऐड होगा। कल को कोई कॉलम हटाना हो तो इससे हटेगा। किसी कॉलम का डेटा टाइप बदलना हो इससे होगा। किसी कॉलम के ऊपर कोई की लगाना है या की को हटाना है तो वो भी इससे होगा। तो ये इस तरह के काम करती है। वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को जब ये मिलेगा तो अपने प्रॉपर नोट्स आराम से बनाना बैठ के। समझ में आ गया बात? अभी मोटा मोटा आप लिख सकते हो, मैं आराम से इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी प्रॉपर नोट्स के साथ जानकारी जाए कौन सी कमांड क्या यूज़ करती है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन छोटा सा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगली स्टेटमेंट आती है ड्रॉप। ड्रॉप का काम होता है अगर आपने कोई डाटाबेस बना रखा है और उसको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कमांड। ऐसा करने से डाटाबेस खत्म हो जाएगा। अगर कोई टेबल बना रखी है तो ड्रॉप टेबल, टेबल खत्म हो जाएगी। अगर आपने किसी टेबल के ऊपर कोई की लगा रखी है तो ड्रॉप कमांड से वो की हट भी जाती है। तो ये मेनली 3 काम इसके होते हैं। अगला कमांड आता है ट्रंकेट। इसका काम होता है टेबल के अंदर से डाटा हटाना, यानी टेबल को नहीं हटाता, टेबल को ड्रॉप नहीं करता है, टेबल को रिमूव नहीं करता है। टेबल के अंदर जो डेटा होता है एक ही कमांड लिख के पूरा डेटा साफ। समझ गए? एक एक करके नहीं हटाएगा डाटा कोई टेबल में से। टेबल में अगर आपके पास सैकड़ों रिकॉर्ड हैं और आपको किसी ने बोला कि सारे रिकॉर्ड साफ करो तो ट्रंकेट कमांड चला देना, पूरी टेबल एकदम खाली हो जाएगी। समझ गए? अगली स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे इसमें DML। DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इस कमांड की हेल्प से टेबल में जो डेटा आप एंटर करते हो उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हो, यानी डेटा के साथ खेल सकते हो। जैसे अगर आपको टेबल में कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो इंसर्ट कमांड। अगर टेबल में पहले से कोई डेटा है और उसको चेंज करना है, उसमें कोई चेंजेस करने हैं, एडिटिंग करनी है तो अपडेट कमांड। अगर टेबल में कोई डेटा है और अपने अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक डेटा हटाना है, कोई स्पेसिफिक, सारा डेटा नहीं, कोई स्पेसिफिक डेटा अगर आपको हटाना है पर्टिकुलर, तो डिलीट कमांड। सर अपडेट और अल्टर मतलब क्या है? ऑल्टर टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है और अपडेट टेबल के डेटा पे काम करता है। एग्जाम्पल के रूप में आपके पास टेबल में 2 कॉलम है, ID और नेम, और इसके अंदर एक रिकॉर्ड है 1 2 3 और ये नाम है ABC। किसी ने आपको बोला कि जिसकी ID 2 है उस व्यक्ति का नाम बदलो, तो अपडेट कमांड। समझ में आ गया? डेटा पे काम कर रहे हैं, क्या चलेगा? अपडेट कमांड। किसी ने आपको बोला कि इसमें एक नया कॉलम ऐड करो एज नाम का, तो ऑल्टर कमांड। किसी ने आपको बोला नेम नाम का कॉलम हटाओ, तो ऑल्टर कमांड। किसी ने आपको बोला नेम हटाओ, बस जिस व्यक्ति की ID 3 है उसका नाम हटाओ, अपडेट कमांड। तो जिस व्यक्ति की ID 3 है उसका नाम यहाँ पे नल आ जाएगा, तो क्या करेंगे? अपडेट कमांड। डेटा पे काम करना है तो अपडेट, और स्ट्रक्चर पे काम करना है तो ऑल्टर। समझ में आ गया? क्लियर पॉइंट? अगली स्टेटमेंट आती है DQL। DQL का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब टेबल में आपके पास डेटा होता है तो क्वेरी करके डाटा निकालना। कोई क्वेरी करना है और उस टेबल से डाटा लेना है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं DQL कमांड, और इसके अंदर आता है सिलेक्ट स्टेटमेंट, केवल सिलेक्ट स्टेटमेंट। इससे सब कुछ आता है आपका निकल के। नेक्स्ट कमांड आपके पास आती है DTL। इसको बोलते हैं डेटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज। इसकी हेल्प से आप अपने डेटा पे ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें क्या क्या कमांड आती हैं? कमिट। आपने अगर अपने टेबल में कोई ट्रांजैक्शन करे, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। किसी भी तरह का जो DML कमांड होता है, अगर आप उसको अपने टेबल पे परफॉर्म करते हो तो उसको एज अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है।
ठीक है, उसको हम क्या मानते हैं, ऐसा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल। अगर आप अपने टेबल में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो ट्रांजेक्शन आपके परमानेंटली सिस्टम में क्रिएट हो जाए, यानी सिस्टम उनको एक्सेप्ट कर ले, तो हम कमांड फायर करते हैं कमिट। कमिट करने से आपके सारी ट्रांजेक्शन सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है। समझ में आ गया? अगर आपने कमिट नहीं किया और आप अपने सिस्टम में सारे ट्रांजेक्शन करके अपने लैपटॉप को बंद करके चले गए, भरोसा रखिएगा सुबह आके देखोगे ना सब जीरो। हाँ, सेव कमिट मतलब सेव, ऐसे याद कर लो तुम। आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है, आपने जो भी कमांड फायर करी हैं, वो तभी आपके सिस्टम में एक्सेप्ट होती हैं जब आप कमिट करते हो। ठीक है, अगर कमिट हो गई कोई चीज तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, याद रखना। अगर कोई चीज कमिट हो गई तो क्या नहीं कर सकते, अगर आपका मन बाद में बदल गया कि यार ये तो सेव नहीं करना था, ये तो गलत ट्रांजेक्शन चल गए, लेकिन आप क्या कर चुके थे, कमिट, आप भूल जाना, वो कभी वापस नहीं आएगा। इतना समझ आ गया? अगला आता है रोल बैक। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करे और आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन गलत है, कुछ चीजें गलत हो गई हैं आपकी, तो आप उसको रोल बैक कर सकते हो। रोल बैक का सीधा सीधा मतलब है अंडू। आपकी कमांड रोल बैक हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे सिस्टम में। अगली स्टेटमेंट आती है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट को आप अपनी भाषा में ब्रेक पॉइंट भी कह सकते हो। हाँ जी बोलो। अगली कमांड आती है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने 2 ट्रांजेक्शन रन करी और उसका एक सेव पॉइंट बना लिया 1, फिर मैंने अगली 2 ट्रांजेक्शन रन करी, 2 सेव पॉइंट बना लिया दूसरा, अगली करी फिर तीसरा बना लिया। अब मेरी 6 कमांड रन हो गई हैं। ठीक है, आपके बॉस ने आपको बताया कि ऊपर की 2 कमांड तो सही है, बाकी गलत है, बाकी गलत है, तो मैं सेव पॉइंट 2 तक रोल बैक मार दूंगा। सेव पॉइंट 2 तक रोल बैक मार दूंगा, तो सेव पॉइंट 2 तक जितनी भी मैंने ट्रांजेक्शन करे थे वो कैंसिल होंगे, इसके ऊपर वाले कैंसिल नहीं होंगे। इसको क्या बोलते हैं, सेव पॉइंट, है ना काम का। तो इससे अगर आप ये सीख जाते हो तो क्या हो गया, ट्रांजेक्शन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। किसी ऑफिस में बैठ के आप काम कर रहे हो और आपको दिन भर बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने होते हैं और आप ट्रांजेक्शन करे जा रहे हो, लेकिन ट्रांजेक्शन कंट्रोल करके नहीं कर रहे हो, तो आपने जितने भी ट्रांजेक्शन सिस्टम में करे होंगे, कल को जरूरत पड़ेगी तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने की कमांड चलाओ। ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के बाद जो भी काम आप करोगे वो भी परमानेंटली ना तो सेव होंगे ना कैंसिल होंगे। काम करने के बाद उसका अप्रूवल अपने बॉस को दो, उनसे पूछो कि मैंने ये ट्रांजेक्शन कर दिया, क्या कहते हो, कर दूं सिस्टम में। उसका जब मेल आ जाए परमानेंटली तब सेव मार दो, कल को कुछ भी दिक्कत होगी, मेल है, डॉक्यूमेंटेड हो तुम। और समझ में, अगर तुम्हारे पास ऐसी चीज नहीं हो तो फंस गए तुम, लगे रहो बेटा सिस्टम में, फिर छाछा छुट्टी पूरी दिन रात एक कर दोगे तब। इसीलिए बैंक में कभी देखना, अपना पैसा निकालने जाना, बैंक में 4 लोगों की टीम है ना, आपका पैसा तुरंत नहीं देंगे, कोई गड़बड़ होगी तो उसके गले में फंदा पड़ जाएगा, वो 4 लोगों से अप्रूवल मंगवाएगा। ट्राई करना कल जाके बैंक में पैसा निकालने के लिए, कितने का, पहले फर्रा भर, उस वाली बेंच पे जा, चेक करो अकाउंट नंबर, वहां जाएगा, वो अप्रूवल देगा, टोकन नंबर लेकर आ, वो टोकन नंबर जाएगा, धीरे 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 अंत में वो कैशियर के पास पहुंचेगा और तब जाके वो आपका अमाउंट आपको देगा। समझ में आ रहा है? 4 जगह चक्कर कटवाएगा तब पैसा मिलता है। प्रैक्टिकली करके देखेंगे, फील करेंगे इसको प्रैक्टिकली, लेकिन प्रैक्टिकली करने से पहले डाटा होना चाहिए, है ना। शुरू से चढ़ेंगे सब कुछ, मतलब एक एक करते हुए क्रिएट करना सीखेंगे, डाटा को चेंज करना सीखेंगे, सो 1 बाय 1 ये करेंगे। अब यहाँ पर अगला टॉपिक हमारे पास आता है, आप क्या बनाओगे सबसे पहले अपने सिस्टम में, डेटाबेस। सबसे पहले क्या बनेगा, डेटाबेस बनेगा किसमें, स्कीमा हम बनाते नहीं है, पहले से ही मिलता है। आप अपना घर बनाना चाहते हो, घर कहाँ पे बनेगा, प्लॉट पे, प्लॉट हमने पैदा किया, धरती पे पहले से है, धरती होगी तो वहीं प्लॉट मिलेगा ना आपको। तो आप अपना डेटाबेस बनाओगे, डेटाबेस कहाँ पर मिलेगा आपको, स्कीमा में। स्कीमा कहाँ से आएगा, SQL सॉफ्टवेयर देगा आपको, तो आपके स्कीमा में जाके क्या बनेंगे, डेटाबेस बनेंगे। डेटाबेस बनने के बाद आप उसके अंदर क्या बनाओगे, डाटा इंसर्ट करने के लिए टेबल बनाओगे। जब टेबल बन जाएगी तब जाके डाटा जाएगा, डायरेक्ट अपना डाटा डाल ही नहीं सकते आप। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, डेटाबेस। डेटाबेस के बाद क्या बनाओगे उसमें, टेबल। टेबल के बाद उसमें डाटा जा सकता है, उससे पहले डाटा जा नहीं सकता। ये चीज़ ध्यान रखिए आप। अब जरा SQL खोल के इनको जरा देख भी लेते हैं, स्कीमा वगैरह होता क्या है। ये हमने SQL ऑन किया ऐसे, आपको पता ही है, किसी को नहीं पता है तो मैं दोबारा से ऑन करके दिखा देता हूँ। आपको जाना है सिस्टम पे, यहाँ पे टाइप करना है MySQL, ये आ गया वर्कबेंच, जस्ट ओपन और ये चालू। ठीक है, यहाँ पे अपने सर्वर कनेक्ट कर लेना, ये मांगेगा पासवर्ड वगैरह वो डाल देना। डल गया। एक दिन मैं ऐसे ही एक बैच में सिखा रहा था, ऐसे मैंने पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन हो गया। एक बच्चे का शाम को मैसेज आता है रात को 11:30 बजे, सर वो पासवर्ड क्या डाला था आपने।
तो मैं क्या रिप्लाई करूँ? जैसे आप हंसे ऐसे मैं भी थोड़ा सा गुदगुदा लिया, भैया क्या मांग रहा है। अरे आपने सिस्टम सेव किया है, आपको पता होगा आपके सिस्टम का पासवर्ड, मैं कैसे बताऊँ? ठीक है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ। जो यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिखेंगी, एडमिनिस्ट्रेटर और स्कीमा। एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए वालों का काम होता है, डाटाबेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो जब कहीं इधर उधर तो काम आता है। और स्कीमा में आपके डाटाबेस टेबल वगैरह बनते हैं। ठीक है, ये मेरे पहले से बने हुए डाटाबेसेस हैं, दिख नहीं रहा है। और ये एडमिनिस्ट्रेटर पे कभी नहीं जाना आपको। कोई भी गलत सेटिंग कर दी तो बैठे रहना बेटा, क्योंकि तुम जानते नहीं हो इसके बारे में कुछ, है ना। होने को तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम जानते नहीं हो तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तुम इसको लेकर फिर आओगे मेरे पास, मैं तुमको भेजूंगा डीबीए वालों के पास। किसके पास भेजूंगा? डीबीए वालों के पास। इसको कौन करता है हैंडल? जो डीबीए करता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। ठीक है, यूज़र बनाना, यूज़र क्रिएट करना, सिस्टम का एक्सेस देना। थोड़ा सा जानकारी मैं इसका भी दे देता हूँ ताकि तुम लोग अंधेरे में ना रहो। इसके अंदर मेन काम क्या होता है? डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, अपने पूरे डाटा को किसी सिस्टम में डाल के देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लस्टर्ड बनाना। और इम्पोर्टेंट काम होता है एडमिन का यूज़र क्रिएट करना। अभी बाय डिफॉल्ट जब आप काम करते हो तो आप अकेले एकमात्र इकलौते यूज़र हो, रूट, और तो कोई यूज़र नहीं है, अकेले यूज़र हो रूट। अगर आप चाहते हो कि आपके सिस्टम पे कोई और बंदा भी काम करना चाहता है तो आप अपने एडमिन वाले रूट को उसको दोगे तो सोचो क्या कर रहे हो आप अपना पूरा राइट्स दे रहे हो उसको, अपने पूरे डाटाबेस का एक्सेस दे रहे हो, वो कुछ भी कर देगा। तो अगर आप उसे अपना सिस्टम दे रहे हो, अपने डाटाबेस को यूज करने की परमिशन दे रहे हो, मेरे पास यहाँ पर देखिए बहुत सारे डाटाबेसेस हैं, है ना। अब मान लीजिए मैं लैपटॉप छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे लैपटॉप पे काम कर लो, और डाटाबेस है MM, इस पे काम कर लो आप, MM नाम के डाटाबेस पे। तो मैं आपको ऐसे ही हैंड ओवर करके नहीं जाऊँगा, ये मैं आपके नाम का एक यूज़र बना सकता हूँ। यूज़र बनाने के बाद मैं आपको एक पासवर्ड एलोकेट कर सकता हूँ। पासवर्ड एलोकेट करने के बाद मैं उसमें डाटाबेस असाइन कर सकता हूँ। डाटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल होंगी उसमें से कोई स्पेसिफिक टेबल असाइन कर सकता हूँ, और उस टेबल को असाइन करने के बाद उस पर राइट्स लगा सकता हूँ कि आप इस डाटाबेस के टेबल नंबर एम्प्लॉय को कॉल कर सकते हो, और उसमें भी राइट्स दे दूंगा कि आप इसके अंदर केवल डाटा देख सकते हो, ना तो इंसर्ट कर पाओगे, ना कभी डिलीट कर पाओगे, ना एडिट कर पाओगे। अब समझ में आया? राइट्स इसको बोलते हैं। ये सारा काम किसका है? यहाँ से होता है ये सब कुछ। अभी क्लियर हो गया बेटा? अब आप इसके लिए अनजान नहीं हो, अब आप चीज़ें जानते हो, तो इसको मत छेड़ना भाई। स्कीमा में आ जाओ। स्कीमा मतलब आपका काम है। स्कीमा का मतलब हो गया कोडिंग करके, डेवलपिंग करके, डाटा इधर उधर करना, निकालना, क्वेरी करना। जितनी भी क्वेरी होंगी वो सारी स्कीमा में जाके होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कोई कमांड या कोई स्टेटमेंट जब आप बनाओगे तो टर्न आएगी, रन कैसे करें? तो रन करने का तरीका, आपको कंट्रोल और एंटर दबाना है, कमांड रन हो जाती है। आपने कोई कमांड लिखी, स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट ऐसी नहीं लिखी हुई मानी जाती। किसी भी स्टेटमेंट का एंड करना पड़ेगा, आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, और किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए उसके अंत में आपको सेमीकोलन लगाना होता है। कोई स्टेटमेंट लिखी ना आपने, तो अंत में क्या लगाओगे? हर लैंग्वेज की एक लाइन होती है, हर लैंग्वेज में एक भाषा इस्तेमाल होती है, और हर भाषा के अंत में स्टॉप होता है। आप अंग्रेजी यूज करते हो, एक लाइन जब खत्म हो जाती है, जब आपके एक स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, अगर मैं 4 लाइन लिख के दूं तो स्टेटमेंट बता देते हो ना कितनी है, कैसे पता लगता है? डॉट काउंट करते हो आप, 1 2 3 करते हो कि नहीं करते हो? और हिंदी में दूंगा तो हिंदी में देखते हो विराम, और लाइन डंडी से आती है, कहाँ पर हो रही है, आपको पता चल जाता है कितनी लाइनों। ऐसी ये भी तो भाषा है। इस भाषा में कितनी लाइनों का कोड है कैसे पता चलेगा? हर लाइन के एंड में, यानी जो स्टेटमेंट है आपकी, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके एंड में सेमीकोलन दिखेगा। क्या दिखेगा? सेमीकोलन। इससे हमको पता चलता है कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो गई है। समझ में आ गया? पाइथन जब आप पढ़ते हो तो पाइथन में स्टेटमेंट एंड होती है, कैसे पता चलता है? पाइथन में पाइथन पढ़ा है? अगर पढ़ा है, गलत उत्तर दिया है तो तुम बेकार हो गए। अगर तुमने नहीं पढ़ा, कोशिश किया है, तो कोशिश गलत है, लेकिन कोशिश किया आपने, तब ठीक होते। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात। आंसर पाइथन वाले टीचर से पूछो, मेरे से क्या पूछते हैं? मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे से सिक्वल का पूछो, मैं सिक्वल का उत्तर दूंगा, है ना। मैंने कुछ बता दिया, वहाँ विरोधाभास पैदा हो जाएगा, फिर जाके कहोगे सर ने वो बताया था, मैंने ये बताया था, लड़ाई करवा दो तुम, काम बंद करो। तुम अपने तरीके से देखो। यहाँ तक समझ में आ गया? तो स्टेटमेंट का एंड हमेशा कहाँ से होता है? सेमीकोलन से होता है। ठीक है, अच्छा
सबसे पहले हम बने हुए डाटाबेस को एक्सेस करना सीखेंगे। मेरे पास पहले से SQL में बहुत सारे डाटाबेस बने हुए हैं ना, पहले इनको एक्सेस करना सीखो, बनाना बाद में सीखते हैं। अभी सबसे पहले आप देखिए, अगर आपके पास SQL का डाटा आ गया, ऐसे कमांड आ गई, और आपको कोई बोलते हैं कि आपके सर्वर में टोटल कितने डाटाबेसेस हैं, सबके नाम डिस्प्ले करो, तो हम सभी के सभी डाटाबेस डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप पढ़ोगे ना, तो आप SQL में जब तक खत्म होगा तो मोर देन 100 क्वेरीज होंगी आपके पास, मोर देन 100 क्वेरीज। एक एक क्वेरी लिखवाऊंगा, हेडिंग लिख लेना और उस क्वेरी को डाउन कर। तो अब आपकी पहली क्वेरी स्टार्ट होती है, ऊपर हेडिंग डाल लो। ये जो क्वेरी है आपकी, जो मैं बताऊंगा, इसका काम होता है हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस इन योर सर्वर। ऐसे क्वेरी बना लो, एक नोटबुक रख लो, कभी ऑफिस में काम करोगे ना, कोई वीडियो मत देखा करो, ये पन्ने पलट के देख लिया करो, उसमें सारी क्वेरीज होंगी आपके पास। खत्म। हाउ टू चेक द एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस इन सर्वर। मैं भी लिखता रहूंगा यहाँ पे, ठीक है। हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस इन सर्वर। चलो छोड़ो, एक चीज सुनो, तुम लोग मत करो मेहनत, छोड़ो, रहने दो, तुम लोग मत करो, मैं नोट्स बना के दे दूंगा कॉपी करके ग्रुप में डाल दूंगा, आप इनको कॉपी करके अपने नोटपैड में सेव कर लेना, कभी पढ़ना है तो उसको कैरी कर लेना, आप लोग मत करो, ठीक है। तुम लोग बड़े आदमी यार, तुमसे क्या कहूँ मैं, है ना, तुम पढ़ लो खाली। अब देखो यहाँ पर कमांड कैसे रन होती है। आप लिखोगे शो डेटा बेसिस ऐसे, और देखो स्टेटमेंट जब मेरी खत्म होती है तो स्टेटमेंट खत्म होने पर लास्ट में क्या लगाऊंगा, सेमीकोलन। अब रन करने की कमांड मैंने क्या बताई, कंट्रोल एंटर। देखो कंट्रोल एंटर, जितने भी डाटाबेस थे सबके नाम आ गए। देखो यहाँ पर ये सारे नाम आ गए कि नहीं आ गए, देखो नीचे लिस्ट आ गई पूरी। तो इससे हम ये चेक कर सकते हैं, समझ में आ गया। अच्छा, अब आती है दूसरी कमांड, किसी डाटाबेस को यूज कैसे करते हैं। अब देखो मेरे को ये पता चल गया, इसमें बहुत सारे डाटाबेस है, नाम आ रहे हैं। अब मान लीजिए इनमें से मैं एक डाटाबेस यूज करना चाहता हूँ जिसका नाम है MyDB। आई वांट टू यूज दिस डाटाबेस। तो डाटाबेस यूज करने की कमांड क्या होती है, देखिएगा, हाउ टू यूज एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो इसकी कमांड आपको लिखनी है यूज, और जो डाटाबेस आपको यूज करना है उसका नाम लिख दो। उसका नाम क्या था, MyDB था ना, MyDB मैंने नाम लिख दिया। अब मैंने फिर कमांड रन करी, अब ये डाटाबेस यूज हो गया। आपको कैसे पता चले यूज हो गया, जब ये डाटाबेस यूज होगा तो वो डाटाबेस यहाँ पे खुल जाता है। देखो बैक साइड में खुल गया, अपने आप ढूंढ ढांड के इसने खोल दिया। अगर ये डाटाबेस यहाँ पे यूज नहीं होता तो नीचे एरर आ जाता। एग्जाम्पल के रूप में मैं एक ऐसा डाटाबेस यूज करूँ जो नहीं है, ये थोड़ी ना मेरे पास, रन करती एरर आ जाएगा, देखो नीचे आ गया एरर। इससे तुमको पता चल जाएगा नहीं है भाई डाटाबेस, ठीक है। ग्रीन सिग्नल मतलब कमांड रन हो गई है, रेड सिग्नल मतलब कमांड फेल हो गई है। ओके, तो मेरे को जो डाटाबेस चाहिए था वो मैंने ले लिया, ये समझ में आ गया। अब अगली कमांड, अब हम चेक करना चाहते, जब आप यूज डाटाबेस लिखते हो तो इसका मतलब होता है आप इस डाटाबेस के अंदर आ चुके हो। क्या मतलब हुआ इसका, आप इस डाटाबेस के अंदर आ चुके हो। अब अगली कमांड, अब आपको चेक करना है कि इस डाटाबेस में पहले से कितनी टेबल बनी हुई हैं। चेक करना चाहेंगे हम कि कितनी टेबल बनी हुई है, कभी चेक करेंगे तो कैसे करते हैं। हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग टेबल इन डेटाबेस, उसके लिए कमांड होती है शो टेबल्स। क्या लिखेंगे, शो टेबल्स। रन कर दो, जितनी भी टेबल थी सब आ गई। देखो इसमें इतनी सारी टेबल इसमें बनी हुई है, 4-5 ज़्यादा बनी हुई है, दिख रही है। तो कितनी सारी टेबल आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रॉल करके ये सारी टेबल्स इसमें बनी हुई है। अभी चीज़ें समझ में आ गई, छोटी मोटी मैंने 3-4 कमांड आपको बताई हैं, आप ये चीज़ यूज़ करके देख लेना। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप में। अब मुझे किसी टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना है। मान लीजिए इसमें बहुत सारी टेबल है, इसमें एक टेबल है एम्प्लॉय। अब मुझे ये पता करना है कि इस एम्प्लॉय टेबल में कौन कौन से कॉलम है और उनका डाटा टाइप क्या क्या है, ठीक है। ये चीज़ हमें जानकारी चाहिए, तो हम इस जानकारी को कैसे चेक करते हैं, देखिए, यानी कि हाउ टू चेक टेबल स्ट्रक्चर। अब टेबल का स्ट्रक्चर भी आप चेक कर सकते हो कमांड लगा के। इसमें हमको पता चल जाएगा टेबल में कौन कौन से कॉलम है और उन कॉलम का टाइप कैसा है, किस तरह की वैल्यू इसमें हो सकती है, ठीक है, और किस कॉलम पे की लगा हुआ है, किस कॉलम पे नहीं, वो भी पता चल जाएगा। अगर किसी कॉलम पे कोई की लगा होगा, प्राइमरी बताया था आपको, नॉर्मलाइजेशन कीज वगैरह पढ़ाया था ना, तो किस कॉलम पे की लगा हुआ है वो भी पता चलेगा। तो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए कमांड होती है डिस्क्राइब, और जिस टेबल के बारे में जानकारी चाहिए उसका नाम लिख दो बस, डिस्क्राइब EMP। जैसे ही आप रन करते हो, रन करने की कमांड क्या है,
अब देखो इसकी पूरी डिटेल आ गई आपके पास। इस टेबल में 3 कॉलम है, EID, ENAME, EAGE, और उन 3 कॉलम का डाटा टाइप ये है। इंट का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू और वेरिएबल का मतलब होता है टेक्स्ट वैल्यू। इसका मतलब ID में न्यूमेरिक वैल्यू गई होगी और नेम के अंदर टेक्स्ट वैल्यू होगी, एज में न्यूमेरिक वैल्यू होगी। इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है उसके आगे प्राइम लिखा होगा। सारी जानकारी हमें पता चल गई। अभी समझ में आया? कोई भी सिस्टम देखो जैसे एंट्री, कभी किसी के सिस्टम में बैंक में कोई गड़बड़ी हो गई तो वहाँ डाटाबेस बनाने थोड़ी ना बैठोगे, उनके बने हुए डाटाबेस को कैसे चेक करोगे? ऐसे ही लिस्ट खोल के देख लो कौन कौन से डाटाबेस हैं, फिर पूछ लो कौन से डाटाबेस में गड़बड़ी है, उसके अंदर घुस जाओ और उसमें जाने के बाद देख लो कौन कौन सी टेबल है, फिर पूछो कौन से टेबल का देखना है, उसका स्ट्रक्चर चेक कर लो, डाटा मिल गया आइडिया, फिर आगे की कार्रवाई होती है। यहाँ तो कोई डाउट किसी का? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, उसको देखिएगा ध्यान से। आप अपने SQL की कमांड या क्वेरी को रन करते हो कि नहीं करते हो? और इसको चलाता कौन है? डाटाबेस इंजन। कौन चलाता है? बात समझ में आ रही है? गाड़ी जब चलती है इंजन होता है ना उसमें, बिना इंजन के चलती है कभी? ये लैपटॉप भी चल रहा था, इसमें भी इंजन है, इसका CPU वगैरह तभी चल रहा है, वरना चलेगा थोड़ी ना। आप लोग भी अगर बात करो तो आपके अंदर भी एक इंजन फिट है, आपका दिमाग वही है CPU, वो निकाल दे बाहर तो आप हिल के दिखा देना, कुछ नहीं सोच सकते आप, कोई आपके विचार सब खत्म हो जाएंगे, जो भी आप सोच रहे हो फीड कर रहे हो फाइनल। अगर ऐसा हम अचीव कर पाए भविष्य में, सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर चला जाता है ना, पूरा लोड कर दिया, पूरी किताब सॉफ्टवेयर है, चिप लगा दी, और चिप अगर ब्रेन में फिट कर दी तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, चिप एक्टिवेटेड, कोड होगा, कोड आपके सामने रिपीट कर दिया, आपने वो कोड बोला और पूरी किताब आपके माइंड में रिमाइंड होगी। ऐसा पॉसिबल है यार, पॉसिबल हो सकता है, 100% हो सकता है ये, समझिए। पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको, मतलब पूरी रिमाइंड हो जाएगी किताब आपके दिमाग में। इट इज़ पॉसिबल। दिमाग में तो डालना होता है, आप क्या कर रहे हो अभी दिमाग में, ये मैनुअली कर रहे हो आप, ये ऑटोमेटिक हो सकता है। AI जब यहाँ तक आ गया तो वहाँ भी पहुँच सकता है। भविष्य में हमारी जो आगे की वीडियो होगी उनके लिए कितना आसान, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। वो फिल्म देखी थी ना PK, रीड, सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, मैंने आपको बोला कि हर चीज़ किस पे चलती है? इंजन पे चलती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने SQL पढ़ा होगा और आप में से कई सारे लोगों ने SQL की कमांड भी चलाई होंगी। अब मेरा एक यूनिक सा सवाल है, आप में से देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब देता है। फाइनल, जिन लोगों ने पढ़ा है तो उनका हक बनता है जवाब देना, तो कोशिश जरूर करना आप लोग। मैंने बोला कि SQL एक इंजन पे चलता है, ये MySQL है, ये भी एक इंजन पे चल रहा है। मेरे को आप ये बताइए, जिस इंजन पे ये काम कर रहा है उस इंजन का क्या नाम है? ये इंजन थोड़ी ना है, ये तो डाटाबेस की कैटेगरी है। वर्कबेंच एक सॉफ्टवेयर है, ID है वो बस। शेल भी एक ID है। इंजन MySQL ये सॉफ्टवेयर का नाम है। एक बात बताइए, आपने गाड़ी खरीदी, लेट सपोज आपने एक गाड़ी खरीदी, वैगन आर खरीद ली, लेट सपोज, कोई बात नहीं, तो अच्छी है, क्या हो गया, बेकार थोड़ी ना ऐसे क्यों कर रहे हो? वैगन आर सबसे ज़्यादा चलती है रोड पे, 3 में से 2 लोगों के पास होती है, समझ में आया? सुनो, वैगन आर ले लिया आपने, अब मैं आपसे पूछूं उसमें जो इंजन है कौन सा है, तो आप उसको ये, हाँ, तो इंजन का नाम होगा, उसमें नाम होता है इंजन। आप उसको ये थोड़ी ना बोलोगे मारुति सुजुकी, ये इंजन थोड़ी ना है, ब्रांड नेम है, तो इंजन का नाम होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे SQL सर्वर के इंजन का नाम होता है, पता है किसी को? चेक करें, आज चेक करते हैं। चलो कमांड देखो कैसे है। हाउ टू चेक इंजन नेम, हाउ टू चेक इंजन नेम ऑफ योर सर्वर, ठीक है, ऑफ योर डेटा टेबल, जो भी लिखना है, ऑफ योर टेबल, ठीक है, टेबल। चलो देखो, अच्छा इसके अंदर एक टेबल मैंने चेक करी, अभी EMP है ना, मेरे को चेक करना है ये जो EMP नाम की टेबल है ये किस इंजन पे चल रही है, यानी इसको मैंने किस इंजन पे स्टोर कर रखा है, किस इंजन के ऊपर मैंने इसको क्रिएट किया है। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ शो क्रिएट टेबल का नाम। क्या लिखना है इसके लिए? शो क्रिएट टेबल का नाम। ये क्या करती है कमांड? जब आप इस कमांड को फायर करते हो तो ये कमांड ये चेक करते है कि जिस वक्त ये टेबल बनाई गई थी उस वक्त इस टेबल को किस इंजन में लोड किया गया था, उस इंजन की पूरी जानकारी आ जाएगी। रन करके देखते हैं। ये मैंने चला दिया, आप कहोगे सर कहाँ है, यही है जानकारी। इसको मैंने कॉपी किया और इसको एक नोटपैड पे डाल के ओपन कर लेंगे। अब मैंने डाला इसको नोटपैड में,
अब ये टेबल जब बनी थी तो टेबल ये थी, कॉलम ये थे, इंजन का नाम नीचे पड़िएगा। क्या नाम है इंजन का? तो आपका ये डाटा किस इंजन पे चल रहा है? समझ में आ गया? पता कर सकते हो ना, इंजन InnoDB नाम का इंजन है भाई साहब इसमें। टेबल का अलग इंजन होता है? अरे जिसमें लोड करोगे वो होगा। तो डेटाबेस इंजन है बाकी के टेबल नहीं, SQL में जब भी आप कोई टेबल बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो InnoDB नाम के इंजन में चलती है। आप अगर कोई इंजन का नाम नहीं देते हो जिसमें अंदर लोड करना हो तो बाय डिफॉल्ट किस पे चलेगी? InnoDB पे चलेगी, ठीक है। लेकिन आप इंजन बदलना चाहते हो तो टेबल बनाते वक्त इंजन का नाम इस तरीके से डाल सकते हो। तो जैसे आपने क्वेरी डाली थी शो क्रिएट टेबल का, तो डेटाबेस का भी जो इंजन होता है ना वो टेबल को रन करता है, डाटाबेस को नहीं करता, ठीक है। डाटा जिसमें चलता है, आपका डाटा किसमें चलता है? टेबल में चलता है। तो टेबल को इंजन पे लोड किया जाता है। आपके टेबल को एक्सेस करता है ना, कौन करता है? इंजन करता है आपका एक्सेस। तो टेबल बनाते वक्त इंजन उसमें डाला जाता है, ठीक है। कभी मान लीजिए ऐसे बहुत सारे इंजन होते हैं, आप SQL में सर्च कर लीजिएगा। आज आपको एक इंजन पता लग गया, InnoDB आपके इंजन का नाम था। हमें इंजन चेंज करना है तो यहाँ पर इंजन इक्वल टू करके दूसरे इंजन का नाम लिख देंगे, तो आपका टेबल उस दूसरे इंजन में चलेगा। हर इंजन की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। कोई इंजन ऐसा होता है जो बैकवर्ड गेयर ही नहीं लगता, ठीक है। एक नॉर्मल बाइक का इंजन लगा दिया आपकी गाड़ी में, गाड़ी रिवर्स करते रह जाना, होगी नहीं। फंस गए तो फंस गए, धक्का मारो। इंजन का तो फर्क है। अगर मैंने कोई ऐसा आपको 4x4 का इंजन लगा दिया बाइक में, बाइक है सुपर बाइक बन जाएगी। अरे इंजन का फर्क है ना आपको। तो ऐसे इंजन होता है। अगर आप कोई डाटाबेस में कोई क्वेरी चला रहे हो और क्वेरी आपको बहुत फास्ट चलानी है और उसमें कोई काम ही नहीं है तुम्हारा काम यही है डाटा लोड करके बट डाटा डिस्प्ले करना होता है, तो इस इंजन पे मत करना, स्लो है। ये इंजन ट्रांजैक्शन फॉरेन की जिस पे लगाते हो ना, टेबल कनेक्ट करना है, ट्रांजैक्शन वगैरह करना है, इंप्लीमेंटेशन चलाने हैं, आपको हर तरह के कोड को ट्रिगर फायर करना है, स्टोर प्रोसीजर फायर करना है, तब तो ये इंजन ओके है क्योंकि हर चीज़ को हैंडल करता है। लेकिन अगर आपको केवल ऐसे डाटाबेस पे बैठा दिया जाए, यहाँ पर डाटा इंसर्ट होगा और डिस्प्ले करना है, बस इंसर्ट करना और डिस्प्ले करना है, तो वहाँ पर इससे फास्ट इंजन होते हैं। आप इंजन की लिस्ट डालना है SQL में, माई SQL इंजन नेम वर्किंग सब आएगा। अब तो तुम्हें डालना आ गया इंजन इक्वल टू, डाल दो नाम। अब उन नॉर्मल बच्चों से एक स्टेप आगे पहुंच गए। ये मैं तुम्हें इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, तुम कल करके लाओगे नॉर्मलाइजेशन, समझ रहे हो? हाँ, नहीं तो मैं अपना सुनाने वाला तरीका। ओके, अब आपको इंजन का नाम पता चल गया। टेबल क्रिएट करने के टाइम में चेंज करेंगे। हाँ, जब टेबल टेबल क्रिएट कर दी बाद में चेंज करो तो ये ऐसे ही खोल के यहाँ से हो जाएगा तो काम करेगा मतलब। बाद में अगर चेंज करना है तो यहाँ से खोल के इसका यहाँ से चेंज करोगे, यहाँ से चेंज नहीं होता इंजन में। एक बार जो इंजन डल गया ना, गाड़ी में डल गया, तो बनाते वक्त आपको ध्यान देना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर इंजन चेंज करना भी है ना, पहले बना दिया डाटा को, तो उसको किसी दूसरे डाटाबेस में टेबल में ले जाओ, टेबल को दूसरे इंजन पे चढ़ा लो, एंड देन मतलब कॉम्प्लिकेशन में पहुंचोगे अब ज़्यादा। अभी मोटा मोटा सीख लो जो मैंने आपको बताया, बट जो बोला है पॉसिबल है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ तक अभी जा ही नहीं पाओगे आप फाइनल। बट मोटा मोटा सीखोगे जब डाटाबेस में हम टेबल बनाते हैं तो टेबल को कोई इंजन रन करता है। बाय डिफॉल्ट आपके SQL सर्वर को जो इंजन होता है वो InnoDB होता है। अब आपके इंटरव्यू के 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप बता सकते हो। कोई आपसे पूछे कि चेक करके दिखाओ इस डाटाबेस का इंजन क्या है, कमांड फायर कर देना, शो क्रिएट टेबल, टेबल बनाओ। कोई आपसे पूछे चेंज हो सकता है तो जवाब दे देना, बट बोल देना इतना आगे हम नहीं पहुँचे। झूठ बोलने में क्या फायदा, जो सच है सो सच है। पहुँचे हो तुम, आप रियलिटी बताना, वो इंप्रेस होते हैं। आप सच बोलो, इंप्रेस होते हैं। अब किसी से मैंने पूछा ये चीज़ आती है, हाँ आती है, पूछा करके दिखाओ, करके, तो आप लोग उसका भी टाइम खराब कर रहे हो, अपना भी टाइम खराब कर रहे हो। फैक्ट होता है, ठीक है भाई। लेकिन सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब भी मत देना, वो भी गलत होते हैं, देख के दिए जाते हैं जवाब, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इंजन चेक करना भी आ गया उनको। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कमांड। अब हम टेबल बनाना सीखेंगे। अगर किसी डाटाबेस में आपको डाटा इंसर्ट करना है तो आपको सबसे पहले टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है भाई। टेबल बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल में आप क्या एंटर करोगे, रिकॉर्ड एंटर करोगे, और हर तरह का रिकॉर्ड अलग अलग होता है, नंबर भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं, डेट भी होते हैं, तो हमको वो हैंडल करना आना चाहिए। तो इनको हैंडल करने के लिए हमको सबसे पहले डाटा टाइप पढ़ने पड़ेंगे। डाटा टाइप पढ़ेंगे, डाटा टाइप से पता लगता है कि किस तरह का डाटा आप अपने डाटाबेस में डाल रहे हो। तो सबसे पहला आता है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं होल नंबर। होल नंबर आप सभी को पता होगा, जिसमें पॉइंट नहीं होता। इसके लिए हम डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं इंट या बिग इंट। इंट का साइज होता है 4 बाइट, बिग इंट का होता है 8 बाइट। इंट की रेंज होती है
214,74,83,647। इससे बड़ा नंबर इसमें स्टोर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इससे बड़ा नंबर स्टोर करना है तो आप लोग बिग इंट का यूज़ कर सकते हो। ये 19 डिजिट की एक काफ़ी बड़ी संख्या तक स्टोर कर सकता है। लेकिन भविष्य में अगर इससे भी बड़ा नंबर स्टोर करना पड़ गया, 19 डिजिट से भी बड़ा नंबर आपको स्टोर करना पड़ गया, तो आप रुख कर लेना फ्लोट का। किसका रुख कर लोगे आप? फ्लोट का। ठीक है, तो फ्लोट का जो प्रिसिशन नंबर होता है वो 38 डिजिट होता है, और 38 तो बहुत हो जाती है। अगर इससे भी मन नहीं भरा, इससे भी बड़ा नंबर आपको चाहिए, तो डबल का रुख कर लेना। डबल की प्रिसिशन वैल्यू 308 होती है। 308 डिजिट की संख्या है, इतना कौन कर रहा है? पढ़ी भी नहीं जाएंगे हम पे, लिखी आज तक कभी हमने? बस तो फिर हमारा काम हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, जब कोई बड़े नंबर होते हैं ना, बड़े नंबर को मैनुअली कभी टाइप नहीं किया जाता, याद रखना। उसको एक्सपोनेंशियल की हेल्प से टाइप किया जाता है। किससे किया जाता है? एग्जाम्पल के रूप में मेरे को 332 टाइप करना है। क्या टाइप करना है? 332। तो मैं 3.32E2 लिखूंगा। अभी सोचने में, पढ़ने में आज है क्या लिख दिया, बट ये राइट है, इसको 332 बोलते हैं। अभी मैं कहा था वो बड़े नंबर की रेंज में। जब बड़े नंबर होते हैं तो बड़े नंबर को एक्सपोनेंशियल से लिखा जाता है। मुझे 3,20,00,000 लिखना है। कितना लिखना है? 3,20,00,000 लिखना है। अब मैं लिखूँ कैसे 3,20,00,000 को? तो मैं लिखूंगा 3.20E7। हम लोग को 0 नहीं लगानी पड़ी। अब तुम चेक कर लेना इसको। E7 का मतलब होता है इसके पीछे 7 जीरो है, यानी E7 का मतलब होगा 10 की पावर 7। तो गुना करके देन उसको कैलकुलेट किया जाता है। समझ गए? अगर मुझे पॉइंट में कोई वैल्यू लिखनी है, मुझे लिखना है 0.001। ठीक है, ये नंबर लिखना है मुझे इस तरीके से, करेक्ट। तो इस नंबर को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे मेरे को लिखना 0.001, तो मैं लिखूंगा 1E-3। 1E-3 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इसका मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। 1000 का मतलब हो गया पॉइंट करके 001। तो इतने बड़े बड़े नंबरों को ऐसे नहीं लिखते कभी भी, इसीलिए एक्सपोनेंशियल का आविष्कार हुआ। अब पृथ्वी का वजन कोई बताएगा ना, गूगल पे सर्च करना, ऐसे आ रहा होगा E308 ऐसे करके आ रहा होगा 10 की पावर। लाइट की स्पीड देखेंगे ऐसे ऐसे एक्सपोनेंशियल करके आ रहा होता है ना। बड़े नंबर को ऐसे 0 में पढ़ ही नहीं सकते ना, इसीलिए। ठीक है, हम छोटे रास्ते की तरफ चलते हैं। अभी समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल को लगता है। तो फ्लोट आपके पास 38 डिजिट हो गया, डबल बड़ा नंबर चाहिए तो इतने बड़े नंबर तक पहुंचते नहीं है, इंट से ही काम चल जाता है। बड़ा चाहिए तो बिग इंट है आपके पास, पॉइंट में नंबर चाहिए तो फ्लोट आपके पास है। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट में नंबर चाहिए तो टेक्स्ट में मतलब टेक्स्ट में कोई डाटा चाहिए। जैसे टेक्स्ट में क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जेंडर हो सकता है, मेल आईडी हो सकता है। तो इन जानकारी को स्टोर करने के लिए आपके पास कैर होता है, वेर कैर होता है। क्या होते हैं? 2 डाटा टाइप होते हैं, एक कैर होता है, एक वेर कैर होता है। इनके साइड में यहाँ पे साइज डालना होता है आपको। ठीक है, अगर आप कैर का यूज़ कर रहे हो तो इसकी साइज की एक लिमिट है 255 तक, यानी इसकी मैक्सिमम लिमिट नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं 255। अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ लिखना है आपको और बहुत कुछ लिखना है, 1000-2000 अक्षर लिखने हैं, तो वहाँ पर ये कैर काम नहीं आएगा। तो क्या यूज़ करेंगे? वेर। इसकी लिमिट होती है 65,535। कितनी होती है? 65,535। लेकिन अगर आपको महात्मा गांधी की जीवनी लिखने के लिए बोल दे कोई, और जीवनी मान लीजिए 1 लाख शब्द हैं, 1 लाख अक्षर हैं, तो ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, जाएगा ही नहीं इससे ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास आपकी मदद कौन करेगा? टेक्स्ट नाम का डाटा, ये करेगा आपकी हेल्प। उसका डाटा टाइप टेक्स्ट रख दो। इसके अंदर 2 GB तक का डाटा जा सकता है। 2 GB कितना डाटा होता है? टेक्स्ट फाइल देखिए कभी 2 GB की? अगर कोई बोल रहा है ना, देखिए झूठ बोल रहा है, कभी देखी नहीं होगी। 2 GB की टेक्स्ट फाइल खोलना, खुलेगी भी नहीं। 2 GB की टेक्स्ट फाइल में इतना डाटा होता है, तुमने भविष्य में बचपन से लेकर आज तक जितना भी पढ़ा है ना, सबको नोटपैड पे लिख लेना, भरेगी नहीं नोटपैड की फाइल। 2 GB उसको कहते हैं टेक्स्ट डाटा को। समझ में आया? तो अब सोच के देखो इतना, तो मतलब टेक्स्ट में तो सभी आ जाएगा, दिक्कत ही खत्म हो गई। समझ में आ गया? अगला आपके पास टॉपिक आता है डेट। डेट में जो भी डाटा डालते हो ना, वो डेट तो समझ में आता है आपको। तो डेट में जो भी डाटा डलता है वो डेट के फॉर्मेट में होता है। इसका फॉर्मेट यही रहेगा, बदलेगा नहीं। आप कोई भी एंट्री डेट में करोगे, पहले ईयर लिखोगे, फिर मंथ लिखोगे, फिर डे लिखोगे। ओके, अब ये तो रही सारी बात। अब एक सिंपल सी बात आपको समझाते हैं। जब भी टेबल में एंट्री होगी, अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो डायरेक्ट एंट्री होगी। अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू है, वो हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर एंट्री होगी या डबल कोट्स के अंदर। ये याद रखना ये बात, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिक एंट्री है तो डायरेक्ट होगी, लेकिन अगर इसके अलावा कोई एंट्री है, कुछ भी हो जाए वो हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में करनी होती है। अभी डाटा टाइप क्लियर हो गया? मैं रैंडमली क्वेश्चन करूंगा, आप बताओगे सही डाटा टाइप, है ना। आप मेरे को बताओ, मुझे स्टूडेंट की आईडी एंटर करनी है, तो डाटा टाइप क्या लोगे?
इंट, अकॉर्डिंग टू यू इंट, उसमें कुछ है ही नहीं। अब मानकर चलिए मुझे किसी का जीमेल एंटर करना है, तो डाटा टाइप क्या लोगे? कैर में काम हो जाएगा, छोटी तो होती है। अब मानकर चलिए मुझे किसी का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है प्रोडक्ट का, वेरकर। वेरकर की साइज लिमिट क्या होती है? 65,500। और कैर की लिमिट कितनी होती है? और इनसे बड़ा डाटा कौन सा था? अगर मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है तो कौन सा टाइप लेंगे? डेट। इसमें फॉर्मेट क्या होता है? ईयर 4 बार लिखना है, भाई फिर और फिर याद हो गया। नंबर की एंट्री करनी है, छोटा मोटा नंबर है 15-16 का, तो क्या लेंगे? इंट लेंगे। और बड़ा नंबर है तो छोटे वाले इंट की रेंज पता है? 10 डिजिट की संख्या 2 से स्टार्ट होती है, ऐसे है ना। और जो बड़ा वाला इंट था उसकी इंट से भी 19 डिजिट की संख्या, ऐसे याद कर लो आप, e⁻19। इंट से भी छोटा एक टाइप होता है, उसको बोलते हैं टिनी इंट या स्मॉल इंट। ठीक है, इतने पे जाते ही नहीं है यार, इतने थोड़ी ना गिरते हैं। टिनी इंट होता है, कभी करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, सब स्पेस भी तो लेते हैं। स्पेस लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो मान लो आईडी में डालना है, आईडी तो ले लो, तुम ले लो, टिनी इंट ले लो। और ये टेक्स्ट मान लो अगर 1 GB का फॉर एग्जांपल डेटा है, उतनी स्पेस लेगा या पूरा 2 GB का स्पेस लेगा? जितना डालते हो उतना लेते हैं आप, जितना लेते हो ना। जैसे कैर आपने यूज करा, कैर और वेरकर में फर्क भी समझ लीजिए। आपने कैर यूज करा, साइज डाल दिया 10, लेकिन व्यक्ति का नाम डाला राम, तो मेमोरी में 10 गया। साइज कितना गया मेमोरी में? यूज कितना हुआ था? 3, लेकिन मेमोरी कितना रिजर्व हो गया? वो स्टैटिक होता है। लेकिन आपने यही काम वेरकर में किया, वेरकर में साइज डाला 10, नाम गया राम, तो मेमोरी में साइज भी 3 ही जाएगा। तो अच्छा कौन सा है? कैर यूज ही क्यों करें? कभी भी देखना कि डाटाबेस में क्या यूज कर रहे होते हैं। लेकिन कोई तुमसे पूछ ले इंटरव्यू में कैर होता है तो वेरकर क्यों नहीं कर? अब तुम्हारे इंटरव्यू का क्वेश्चन हो गया क्लियर। और यही कह के मैं पढ़ा रहा था आपको, इंटरव्यू में फेल नहीं होगा, तुम ढंग से रिकॉर्डिंग के नोट्स बना लेना। हर चीज पढ़ते हुए जा रहे हैं हम, समझ में आ गया? इंटरव्यू क्रैक करना अलग चीज होती है, टेक्निकली राउंड देना अलग चीज होती है बेटा। गॉट इट पॉइंट? अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट। तो डेटा टाइप का हमें पता लग गया कि कैसे कैसे सिस्टम चलता है हमारा। अब भाई साहब टेबल पे काम करेंगे सीधा। ठीक है, अब मैं टेबल डायरेक्ट आपको बनाना सिखाऊंगा। तो भाई हम खोलते हैं पहले एक्सेल में एक डमी बनाते हैं और फिर उसको सिस्टम पे क्रिएट करेंगे। मैं बनाना चाहता हूँ एक स्टूडेंट टेबल। ठीक है, मुझे आप लोग उसके कोई 5 एट्रीब्यूट बताएं। आईडी, नेम, जेंडर, आईडी, नेम, जेंडर और कोर्स, कॉन्टैक्ट। चलो मैं बता देता हूँ, कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ। कॉन्टैक्ट की जगह मैं ले लेता हूँ ईमेल आईडी। नंबर तो आईडी में यूज हो जाएगा ना, सीख गए आप। ऐसे ही लो जिसमें सारे डाटा टाइप आ जाए। ठीक है, और कोर्स की जगह पर मैं ले लेता हूँ उसकी डेट ऑफ बर्थ। अभी ठीक है, अभी सारे डाटा टाइप आपके सही सलामत यूज़ हो जाएंगे ना। अच्छा, इस बच्चे की फ़ोटो अगर एंटर करनी है तो फ़ोटो भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़ोटो एंटर नहीं करूँगा, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक रहेंगे, है ना। तो अभी इनकी एंट्री करते हैं। एक डाटा एंट्री करके देख लो आप, नॉर्मली कच्चा। ठीक है, मान लीजिए बच्चे की आईडी मैंने डाली S2, ओके, नेम मैंने डाला राज, जेंडर डाला मेल। एक एंट्री करके देख लेनी चाहिए। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ डाल दी मैंने, जो भी हो सकता है मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी। और उसके बाद मैंने मेल आईडी ले ली। ये समझ में आ गया? अब पॉइंट ये है, जब आप टेबल बनाओगे तो उनका टाइप लिख लेना। ये किस तरह का डाटा दिख रहा है आपको? सर ये ईमेल में ना राम 1 2 3 करो। ओके, उससे कुछ होता है? मान लो उसमें करेक्ट स्पेसिफाई करना हो ना डेटा टाइप की, टेक्स्ट भी है और न्यूमेरिक। वो तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ कर लेते हैं बात उसकी। अच्छा, ये डाटा दिख रहा है आपको? अच्छा, ये कैसा डाटा दिख रहा है तुमको? ये किस कैटेगरी में आता है? मैंने 3 आपको बताया ना, अभी हर तरह का डाटा उसमें आ जाता है ना। नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, डेट हो गया। तो इसमें देख के बताओ किस तरह का डाटा है। इसमें टेक्स्ट भी दिख रहा है और नंबर भी दिख रहा है। अगर किसी में टेक्स्ट दिख रहा है तो नंबर भूल जाया करो, वो टेक्स्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो कौन सा डाटा टाइप यूज होगा इसके लिए?
और सही कौन सा बताया मैंने, कैर या वेर कैर? वेर कैर। साइज कितना देना चाहिए आप बताओ? किसी की स्टूडेंट आईडी कितनी हो सकती है? 4 अक्षर की, 5 अक्षर की, जितनी आप सोच रहे हो ना उससे थोड़ा ज्यादा रखना, जितनी आप सोच रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा रखना, ठीक है? जितना साइज दोगे मेमोरी वेस्ट होगी ना, तो क्यों इतना काम खराब करना। लेकिन वेर कर में कोई पंगा ही नहीं है तो दिल खोल के दो, क्या दिक्कत है पंगा थोड़ी ना है। लेकिन इसमें पंगा तब होता है जब एक साथ काफी सारी टेबल रन होंगी। तो जब फर्स्ट टाइम ये रन होता है ना तो मेमोरी में स्पेस 100 ले लेता है फर्स्ट टाइम जब रन होगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? जब फर्स्ट टाइम रन होगा स्पेस कितना लेगा, खुलने के लिए स्पेस कितना लेगा, 100। लेकिन जब धीरे धीरे आएगा देखेगा अरे 3 का ही डाटा है तो 97 फ्री कर देगा। लेकिन खुलने के लिए कितना चाहिए? अगर मान लीजिए आप एक ऐसी रैम में किसी मशीन पे काम करो जहां पर स्पेस ही 10 बच रहा है तो आपकी एप्लीकेशन कभी चलेगी ही नहीं। यही रीजन होता है कि जब आप मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डालते हो ना, वो कहता है रिमूव करो, आप कहते हो कहां से करूं, स्पेस तो बहुत है। कभी देखते हो कि अरे तरीके अभी तो मेरी में 10 GB फ्री है और एक छोटी सी ऐप नहीं चल रही होती, 2 MB की एक ऐप डालते हो वो ऐप चलती ही नहीं है। वो कहता है पहले कुछ ऐप डिलीट करो, आप घबरा जाते हो क्या चक्कर है। एक्चुअल प्रॉब्लम है रैम का, एक्चुअल प्रॉब्लम है रैम का, रोम का प्रॉब्लम नहीं होता है। जो उसमें स्पेस होता है ना आपका इंटरनल स्पेस होता है रोम वाला, रोम का प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम किसका होता है? रैम का। रैम होती है आपकी प्राइम मेमोरी। फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को चलने के लिए जो मेमोरी चाहिए होती है उसको रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब तक कोई डाटा रैम में नहीं आएगा वो बाहर नहीं आएगा। याद रखिए इस बात को, जब तक कोई डाटा रैम में नहीं आएगा वो बाहर नहीं आएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने इससे पूछा, क्या नाम है आपका? अंशुल। मैंने अंशुल से पूछा क्या बड़े होगे क्या बनोगे? जब तक ये बातें इसके दिमाग में नहीं आएंगी ये मुझे बता ही नहीं सकता। आप कुछ भी बताते हो सबसे पहले वो आपके दिमाग में आता है और तब आप उगलते हो उसको, बोलते नहीं देते। तो आपका दिमाग रैम, आपकी जुबान आउटपुट देती है धाड़ धाड़ धाड़, कितना भी ले लो, पहले कहाँ आता है वो आप दिमाग में आता है। ऐसी कोई एप्लीकेशन जब चलती है सबसे पहले कहाँ खुलती है? रैम में। अगर आप कोई फोन खरीद लो उसमें 128 GB स्पेस और रैम मात्र 500 MB, 1 GB का भी आधा GB, आप उसमें गेम चला के दिखाना 2-3 के बाद ही बंद, चलेगा ही नहीं। इसलिए रैम हम बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे, 8 GB 16 GB लेते कि नहीं लेते हैं, लाइक दिस। ये होता है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अब ये जो सिस्टम है खुलने के लिए एक साथ कितना स्पेस लेगा स्टार्टिंग में, 100, तो वहाँ दिक्कत देगा, समझ गए? तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 100 दे दिया, चलो 100 ज़्यादा हो जाएगा, 10 में ही निपटा देते हैं इसको। अच्छा अब राज नाम आ गया, नाम कितना होना चाहिए पहले ऐसे बना लिया करो रफली, ठीक है? आइडिया मिल जाता है। राज में कितना चाहिए होगा, नाम कितना हो सकता है? 30 अक्षर का क्या नाम देगा कोई, ठीक है? इतना जेंडर मेल फीमेल के अलावा क्या ही डालेगा, 10 लिख लो। जितना भी चाहिए होता है उससे थोड़ा फालतू लिखा करो। इसके लिए तो डेट ही चलेगा, इंट थोड़ी ना चलेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। और इसके लिए क्या चलेगा? वेर कर ही चलेगा। अब मेल आईडी बड़ी हो सकती है 100 तक ले लो। अब आपने सबके डाटा टाइप क्या कर लिए भाई, लिख लिए? लिख लिए ना? अब क्या करना है, अब इसको पेपर पे उतारो। अब सब कुछ पता है आपको, अब बस टेबल बनानी सीखनी है आपको। अब क्या करता हूँ, इसको लगाता हूँ साइड में। अब टेबल का फॉर्मेट लेते हैं, कहाँ गया? आ गया, दिख रहा है ना? छोटा छोटा सा जो भी है आपको दिखना चाहिए। तो ये हम इसमें बनाएंगे। दिख रहा है ना सबको? ठीक है। अब ये टेबल मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, आप देखिएगा कैसे बनती है टेबल। कोई टेबल बनाते हैं तो कैसे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो कमांड रहेगी हमारी हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल। तो क्रिएट स्टेटमेंट चालू हो चुकी है, क्रिएट कमांड चालू हो चुकी है हमारे सिस्टम में, ठीक है? तो टेबल बनाने से पहले हमें बनाना होगा डाटाबेस। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। अपना नया बनाएंगे, इनको क्या यूज करें। डाटाबेस बनाने की कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक डाटाबेस का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखें हमारे पास, कोई अच्छा सा नाम? डेमो मैंने नाम दे दिया, डेमो, डेमो डीबी। क्या नाम दे दिया हमने? डेमो डीबी। कमांड रन हो गया। अब हम इसको यूज कर लेंगे, यूज डेमो डीबी, ये यूज हो गया। अब हम इसके अंदर टेबल बनाने का काम करेंगे, हाउ टू क्रिएट टेबल। टेबल बनाने की कमांड को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ लिखोगे क्रिएट
टेबल का नाम लिख दिया, फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद कॉलम का नाम लिखेंगे जो आप टेबल की कॉलम बनाना चाहते हो। तो हम कॉलम बनाना चाहते हैं आईडी नाम से। अब उसका टाइप लिखोगे डेटा टाइप रहेगा वेर का, लिख रखा है ना हमने नीचे, तो अब आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। दूसरी कॉलम का नाम क्या है, नेम। नहीं, ये एक ही लाइन होती है, एक ही लाइन होती है। अगर तो सुनो मैं बता देता हूँ, अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो ये लाइन खत्म मानी जाएगी। अगर ये लाइन खत्म मानी जाएगी तो नीचे क्या लिख रहे हैं हम, ये इसका क्या फायदा। स्टेटमेंट पूरी लिखने पर खत्म होती है ना, नीचे भी तो लिख रहे हैं अभी हम, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हो, एक ही लाइन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए लिखते हैं ऐसे। हाँ, पहला कॉलम लिखा हमने आईडी, डाटा टाइप लिख दिया हमने वेरिएबल, ठीक है भाई, ये निपट गया पहला काम। अच्छा, दूसरा कॉलम जब आप दोगे, कॉलम का नाम क्या है, नेम, लेकिन ये ब्लू कलर में आ गया। अगर कोई चीज़ ब्लू कलर में आ जाए तो सोचना ये कोई कीवर्ड हो सकता है सीक्वल का। देखो जो सीक्वल के कीवर्ड होते हैं वो ऐसे इंडिकेट हो रहे हैं, तो खामखा रिस्क मत लेना, होता कुछ नहीं है, मैंने कर रखा है, लेकिन तुम खामखा रिस्क मत लेना, कभी फंस जाओ इस जंजाल में आके, ठीक है। तो इसका नाम बदल देना, कुछ भी रख देना। तो मैं अभी रफली अपना जो वर्क है वहाँ जाके बदलूंगा पहले पेपरों पे। पेपरों पे क्यों बनाते हैं टेबल, ये हमारे लिए एक रेफरेंस का काम करता है। ये रेफरेंस का काम अभी आपको, क्योंकि आप बिगिनर हो, नए हो, आपको ऐसे ही करना है काम। जब आप सीख जाते हो ना, एक्सपीरियंस हो जाते हो, जब डायरेक्ट बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप नए हो, ऐसे ही बनाओ, वरना बनाने के बाद तुमको खुद नहीं पता होगा तुमने बनाया गया है, कैसे बना, कौन सा कॉलम आ गया, खुद फंस जाओगे। अब सब कुछ पता है, तुम ये बना रहे थे। अब मैं यहाँ पर अपने कॉलम को नाम दे दूंगा, स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट नेम अच्छा रहेगा, तो एस नेम दे दिया। यहाँ मैंने डाटा टाइप रख दिया भाई, सिस्टम समझ में आ गया। अब अगला कॉलम बनाया, मैं चाहूँ तो इनको एक लाइन में भी बना सकता हूँ, इसमें टेंशन मत लेना कोई, ठीक है। ये एक ही लाइन का कोड है सारा, ऐसे एक लाइन में बनाओ इनको, कोई टेंशन नहीं है, ओके। अच्छा, अगला मेरा कॉलम क्या आ गया, जेंडर, उसका टाइप लिख लो, ये भी निपट गया। अगला कॉलम है डेट ऑफ बर्थ, इसका टाइप लिख लो डेट। नेक्स्ट कॉलम क्या था, ईमेल, इसका टाइप लिख लो 100, हो गया। अब ये मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने सेमीकोलन लगा दिया, अब समझ में आ गया क्यों लगाया, इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट खत्म हो गई हमारी, काम हो गया फिनिश। अब खाली रन ही तो करना है। रन कैसे करते हैं, वहां रखो पॉइंटर, कंट्रोल एंटर, ये बन गई टेबल, देखो नीचे ग्रीन मतलब ओके। अब आपकी ये टेबल बन गई है, चेक कर लो बनी है कि नहीं बनी। कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको कमांड सिखाई थी, शो टेबल्स, अगर बनी होगी तो आ जाएगी, आ गई ना। अब इसका स्ट्रक्चर भी चेक करके देख लो, सच में बना तो स्ट्रक्चर भी तो दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पर करा डिस्क्राइब और स्टूडेंट, तो आपको स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा, आ गया, एवरीथिंग इज फाइन, अभी कोई दिक्कत। अब सोचो तुमने नॉर्मलाइजेशन में जितनी भी टेबल बनाई होंगी, अब कल का होमवर्क करना है, देखो अब कल का होमवर्क तुमको वो सारी टेबल बना के लानी है। किस पे बनेगा, और कुछ है क्या, और कुछ है तो बताओ उस पर। आप नॉर्मलाइजेशन तो करोगे ही करोगे, नॉर्मलाइजेशन के बाद जितना भी टेबल बनेगा वो सारा आप मेरे को सिस्टम पे दिखाओगे, बनाई होंगी तो मैं सिस्टम देखूंगा आपका कल कि आपने अगर वो टेबल बनाई है तो मेरे को सिस्टम में चेक कराओ कहाँ है टेबल। अब आ गया ना आपको कैसे बनती है टेबल, तो बना देना। अब मैं आपको सिखाऊंगा एंट्री करना, वो सीखने के बाद फिर टेबल में एंट्री भी करके लाओगे आप, जो टेबल तोड़ के आपने बनाई थी ना उनकी एंट्री भी दिखाओगे उसमें, सर ये देखो ये टेबल बन गई मेरी। फिर सिखाऊंगा की लगाना, फिर तुम कीज भी लगाओगे तो तुम्हारे हाथ में अपना बनाया हुआ सब कुछ होगा। अगर जब तुम एक बार एक इमारत खड़ी कर दोगे फिर तो तुम कितनी बना लो, समझ गए। अब देखो मैंने बता दिया, सीखना तुम्हारा काम है। अब तुम यहाँ पे काम चोरी करोगे तो बताओ किसका नुकसान होगा। सोचो, तुम खुद सोचना, एक दिन आईने के सामने बैठ के नुकसान किसका हो रहा है। कई लोग सोच रहे होंगे ना किसको ही बनाएगा उसका कॉपी करके दिखा दूंगा, तुम धोखा किसको दे रहे हो, अपने आप को, नुकसान अपना कर रहे हो, ठीक है। अभी समझ में आ गया चीज़, टेबल बना लेना। अब मैं आपको रिकॉर्ड एंटर करना सिखाता हूँ, ये टॉपिक खत्म। अब रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं ध्यान से देखिए, हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है जब आपको पूरी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, और एक तरीका होता है टेबल में पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट ना करके किसी किसी कॉलम में डालना है। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है कंप्लीट टेबल में रिकॉर्ड डालना, और एक होता है स्पेसिफिक एट्रीब्यूट में रिकॉर्ड एंटर करना, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट टेबल में रिकॉर्ड डालना।
यानी इंसर्ट रिकॉर्ड इन कंप्लीट टेबल। तो कंप्लीट टेबल में रिकॉर्ड डालने की कमांड ध्यान से देखिएगा कैसे डलती है रिकॉर्ड की एंट्री। आप लिखोगे यहां पर इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और उसके बाद लिखोगे वैल्यूज, लिख दी। अब वो वैल्यूज यहां पे डालना चालू करोगे। सबसे पहली वैल्यू कहां जाएगी, टेबल जो आपने बनाया हुआ था उसका जो स्ट्रक्चर है वो खोल के रखना, उससे आपको पता रहेगा कि किस किस कॉलम में वैल्यू जाएंगी। तो पहला कॉलम क्या है, तो आईडी में जाएगी पहली वैल्यू। ये टेक्स्ट में है तो टेक्स्ट की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, डबल कोट्स में डाल के देनी होती है, बताया था ना आपको, गई पहली वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू किस में जाएगी, नेम में, ये भी गई। अब तीसरी वैल्यू जेंडर, ये भी गया, समझ रहे हो बात। और अगली वैल्यू किसकी है, डेट की। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दो, जैसे इसका जन्म हुआ है 12 अगस्त 1992 को, तो सबसे पहले ईयर डलेगा, याद है फॉर्मेट बताया था, और फिर उसके बाद महीना डलेगा और फिर तारीख डलेगी। उसके बाद अगली एंट्री किसकी है, ईमेल आईडी की, ये भी डाल दो, ram@gmail। सब कुछ यूज हो गया, इंटीजर यूज नहीं कर पाए हम, कोई बात नहीं, पता तो है, डायरेक्ट डल जाता है। अभी कंप्लीट। और अंत में क्या करना है, अगर आपका मन कर रहा है नाना एक और डालना है, कोमा लगाओ, आगे बढ़ो और अगला रिकॉर्ड डाल दो, खत्म कर दो। तुम्हारा मन करता नहीं एक और डालना है, ऐसे समझ रहे हो बात कितनी बंडी। ये रिकॉर्ड बदल दीजिए बस, ये S2 का कर देते हैं, चलिए राम का शाम बना देते हैं, वो तो आपके ऊपर है ना, बदलना नहीं बदलना, फीमेल लगते हैं इनको, शाम की जगह सह पे कोई गर्ल का नाम बताओ, सुनीता तो यहाँ पर ये दे दिया 95, यहाँ पे डाल दिया हमने सुनीता। हो गया, डन हो गया टास्क। अब हमें सिर्फ रन करना है, टेबल आपके सामने, डेटा आपके सामने, कंट्रोल। मेरे लिए सारा रिकॉर्ड सेम कर लो, अभी रोकने वाला कौन है, हमें नहीं डाल सकते हो, कोई अभी रोकने वाला कुछ नहीं, हमने कोई कंस्टेंट्स नहीं लगाया, हमने कोई कीज नहीं लगाई हैं। आप अपने टेबल में कॉपी कर करके सारे रिकॉर्ड डाल सकते हो। ऐसा करने से टेबल में डुप्लीकेसी चली जाएंगी, और टेबल में डुप्लीकेसी हटाने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन सिखाया था। अब इस टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू इसलिए जाएंगी क्योंकि हमने कोई कीज नहीं लगा रखी है। जिस दिन हम कीज लगाना सीख गए तो डुप्लीकेट वैल्यू आपकी चाहने से भी नहीं जा पाएंगी। और आपको मैंने बताया था जब टेबल बनाते हैं तो ईमेल आईडी पर यूनिक की लगा के चलते हैं ताकि वो रिपीट ना हो। याद आ रहा है कुछ? अगर मैंने ईमेल आईडी पर यूनिक लगा रखा होता तो आज इन्होंने मेरे से सवाल किया होता तो मैं इनको सही उत्तर देता, बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन हमने कुछ लगाया ही नहीं है तो क्या करें हम, समझ में आ गया? तो हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, एनीथिंग एल्स। इतना समझ में आएगा। अब मैं रन कर रहा हूँ इसको, कंट्रोल एंटर, ये देखो कोई एरर नहीं आया, चला गया। अब आप ये एंट्री देखने की इच्छा रखोगे, यार ये टेबल का डाटा मेरे को चेक करना है। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर टेबल का पूरा डाटा शो करेंगे, शो ऑल टेबल रिकॉर्ड्स। इसके लिए कमांड होती है सिलेक्ट कमांड। आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल एट्रीब्यूट्स, यानी ऑल कॉलम, जितने भी कॉलम थे सारे। फिर लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम, तो इस टेबल में जो भी कुछ होगा सब आएगा। कंट्रोल एंटर, ये आ गया, यही था ना, ऐसे ही चलता है। यहां तक समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? कर लोगे? अब मान लो हम एंट्री स्पेसिफिक डेटा में करेंगे, पूरे में नहीं करेंगे, चुन चुन के करेंगे एंट्री। भाई यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, इसको छोड़ेंगे। आप देखो जब बैंक में जाते हो, बैंक वाला आपको फॉर्म देता है, फॉर्म के सभी फील्ड कभी नहीं भरते आप। जो तुम्हें मालूम होता है वो तो तुम भर देते हो, और जो तुम्हें नहीं पता होता या तो छोड़ देते हो या पूछने के लिए जाते हो, या बैंक वाला खुद कह देता है ये नीचे वाला आप मत भरो, हम भर देंगे। होता है कि नहीं होता? तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पूरी फील्ड भरनी जरूरी नहीं होती है। तो आप कैसे किसी स्पेसिफिक कॉलम में डाटा डाल सकते हो। तो अगली कमांड बनी हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन स्पेसिफिक कॉलम। अब उसका तरीका देखिए, आप मेरे को कॉलम बताइए किस किस में डालना चाहते हो, फिर मैं उसके हिसाब से कोड बनाऊंगा। आप सिलेक्ट करो, अपनी चॉइस दो, किस किस में डालें एंट्री। आईडी, नेम, ईमेल, ठीक है। आईडी, नेम और ईमेल, इन तीन में मैं वैल्यू डालूंगा, बाकी मैं वैल्यू नहीं डालूंगा। अब सवाल खड़ा होता है कि जब हम
बाकी जिन रिकॉर्ड्स में वैल्यू नहीं डालते हैं तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट उनके अंदर नल एंटर कर देता है। याद रखना ये बात, जिसमें हमने एंट्री नहीं करी सिस्टम उसमें क्या एंट्री करेगा, नल। याद रहेगा ना ये बात। कोई आपसे पूछे नल क्या होता है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप मेरे को बताना। नल इज इक्वल टू 0 और नल इज इक्वल टू स्पेस। बताओ। स्पेस होगा। स्पेस सिक्वल पढ़ा है आपने? तो नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा सिक्वल। क्या होता है? नल इज इक्वल टू स्पेस। नल ना तो 0 होता है, नल ना तो स्पेस होता है। तो क्यों दूंगा सही ऑप्शन नहीं? तुम लगाओ दिमाग, तुम पढ़ सकते हो, जिसने पढ़ रखा है उनके लिए। तो जो नल होता है ना वो होता है नथिंग। नल क्या होता है? अच्छा एक चीज बताना, ये रूम है, रूम दिख रहा है, इस रूम में से मेरे को ये रूम खाली करना है। मैंने इस रूम में से तुम सबको बाहर निकाल दिया, तो क्या ये रूम खाली हो गया? क्यों? डेस्क भी निकाल दी। अरे भाई मैंने सब निकाल दिया इसमें से, आप बताओ क्यों? इसमें एक ऑब्जेक्ट है अब भी, क्या है वो? एयर। एयर एयर अब भी मौजूद रहेगी। दिल्ली के लीजिए दीवार भी निकाल के रूम से रूम को खाली करना है। दीवार निकाल देंगे तो क्या होगा? अरे रूम नहीं रहेगा हमारा। समझ में आ गया? सबको मैंने निकाल दिया, रूम खाली हो गया, लेकिन रूम में अभी भी क्या है? अब मैं आपसे पूछूं रूम खाली है तो आप बोले खाली नहीं, रूम इज इक्वल टू एयर, उसमें हवा है। लेकिन ऐसे आप बोल रहे हो नल, आप सोच रहे हो स्पेस होता है, नहीं होता। नल आप कह रहे हो 0, नहीं होता। नल का मतलब होता है नथिंग दैट डजंट हैव एनीथिंग। यानी इस रूम को अगर वैक्यूम कर दिया जाए और उसमें कुछ भी ना हो तो अब ये खाली है। आगे समझ में? तब इसको खाली माना जाता है। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, कंप्लीट। अभी जहां पर हम बैठे हैं ना, कोई चीज खाली नहीं होती। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है हवा का, ठीक है, और इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 न्यूटन के आसपास होता है हमारे ऊपर, है ना? हमारे ऊपर हमें फील नहीं हो रहा। ये पता है कितना प्रेशर होता है? ये इतना प्रेशर होता है जैसे 2 गाड़ियां किसी के ऊपर रख दो। गाड़ी यार, गाड़ी, कार बड़ी वाली, 2 कार किसी के ऊपर रख दो, इतना वजन, हम इतना वजन लेके हिल रहे हैं, देखो कुछ नहीं हो रहा, हम पे लग रहा है प्रेशर, लेकिन ये प्रेशर हमको चारों तरफ से लगता है, इसलिए हमको फील नहीं होता, बैलेंस बन जाता है। आप देखते हो कि कोई चीज वैक्यूम होती है, हम ऐसे लगाते हैं और वो चिपक जाती है, उसका वैक्यूम अंदर का निकल जाता है। तो हवा का प्रेशर उस साइड से लगता नहीं है, इस साइड से लगता है, और वो हवा उसको दबा के रखती है और इसलिए वो चिपक जाती है। ऐसा समझ में? प्रेशर इसलिए नल मतलब इज नॉट इक्वल टू स्पेस, इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस इट इज नथिंग, यानी बिल्कुल वैक्यूम हो चुका है, कुछ नहीं है उसमें। समझ गए बात यहाँ तक? अब डालें इसमें एंट्री, देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जहाँ जहाँ वैल्यू डालनी है अब उनके कॉलम बताने पड़ेंगे आपको, जैसे कि आईडी, नेम, ईमेल। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों के दिमाग में, इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं, आपने आईडी पहले लिखा, ये जरूरी है? तो आपको उत्तर देना नहीं जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है, जिस ऑर्डर में आपका मन करे वो डालो। मैं पहले ईमेल में डालना चाहता हूँ वैल्यू, फिर मैं आईडी में डालना चाहता हूँ, और फिर मैं नेम में डालना, दैट्स ओके। जिस ऑर्डर को यहाँ स्पेसिफाई करोगे उसी ऑर्डर में फिर एंट्री करना। ये क्लियर हो गया पॉइंट आपका? अभी हमने कर लिया ब्रैकेट बंद, अब चलाई वैल्यू, चालू कर दो रिकॉर्ड डालना। सबसे पहला रिकॉर्ड एसआईडी में जाएगा। अब मैंने बोला था कि सिंगल में भी जाती है एंट्री, डबल में भी, डबल में दिखा चुका हूँ, सिंगल में देख लो। अगली एंट्री आईडी में जाएगी, किस में, सॉरी ईमेल में जाएगी पहले ना, ईमेल में डालते हैं raju@gmail.com, और दूसरी एंट्री आईडी में जाएगी तो आईडी में लेते हैं S3। अगली एंट्री नाम में जाएगी तो राजू, ये बन गया। ऐसे और एंट्री करनी तो कॉमा लगा दे ही सकते हो, बता रखा है। एक एंट्री से हमारा काम चल जाना है। रन कर लो, कंट्रोल एंटर, और कमांड चेक करनी है, ऊपर है ही, ये आ गया। बाकी में देखो एंट्री क्या गई, नल की गई। अब आप टेबल बना भी सकते हो, है ना, और एंट्री भी कर सकते हो। और बाकी जो भी कुछ थे छोटे छोटे सवाल, प्रॉब्लम, वो सारी हम डिस्कस करते हुए आए। अब उनको रिकैप करके बताना क्या क्या पढ़ा था, पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अब क्रिएट भी कर लोगे आप? सर ये स्कीमा बनाए हैं अभी, एमएम बनाए हैं, तो अभी इसे डिलीट करके फिर दोबारा डिलीट करके दोबारा बनवाएगा मेरे से? हटा भी तो सकते हैं ना, जैसे जो फाइल है वो इसमें लिए हैं। क्या हटाना चाहते हो बताओ? पहले से जो स्कीमा बना हुआ है
कौन सा बना हुआ है? जैसे आपका बना है MM बना हुआ है। मैंने MM नहीं बनाया, मैंने जो बनाया था मेरे स्कीमा का नाम था डेमो डीबी। डेमो डीबी, मैंने डेमो डीबी में काम किया है ना। आप इसको डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, ड्रॉप हो जाएगा, हट जाएगा। डेमो 1 डेमो 2 कर लो। ऐसी गलती मत करना, कभी नहीं होता है ऐसे। जैसे वेरिएबल बनते हैं ऐसे बनता है, ठीक है। हमारे माँ बाप जब हमारा नाम रखते हैं तो पहला अक्षर अल्फ़ाबेट का होता है। मतलब कहने का कि राजू 1 राजू 2 इज अलाउड, 1 राजू इज नॉट अलाउड। जन्म कुंडली जब आती है पंडित अक्षर देता है, नंबर नहीं देता, ठीक है। तो भाई और कोई सवाल यहाँ पे? कंप्लीट, क्रिएट हो गया, इंसर्ट हो गया, कमांड खत्म नहीं, ऑल्टर पर आ जाऊंगा। एक आखिरी कमांड आज की, ऑल्टर कमांड, इसके बाद टॉपिक खत्म करेंगे। ऑल्टर कमांड, इसमें मेन 3 काम कर सकते हो आप, एक एक करके बात करेंगे। पहला काम, कोई नया कॉलम ऐड कर सकते हो, ऐड करके देखते हैं। ये 5 कॉलम है, छठा कॉलम बताओ, ऐसा कॉलम बता दीजिए जिसमें नंबर एंटर हुआ हमारा। नंबर की रहेगी थी ना फील्ड, क्या डालें नंबर के लिए? कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कॉन्टैक्ट नंबर की फील्ड, तो मैं उसके लिए लिखूँगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर लिखूँगा ऐड और एक नया कॉलम, कौन लिख दिया मैंने, कॉन्टैक्ट लिख दूँ, कॉन्टैक्ट लिख दिया। उसके बाद टाइप इंटीजर, रन करेंगे कमांड को, इट्स रन। अब आप अगर इसका स्ट्रक्चर चेक करोगे, चलो टेबल ही चेक करा देते हैं आपको, ये मैंने टेबल चेक कराया। अब उसमें देखो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगी उसमें, क्योंकि डाला ही नहीं है आपने कुछ। तो आप इसको कल्पना मत करना ये स्पेस है कि 0, ये नथिंग है, कुछ नहीं है यहाँ पे, समझ में आ गया। अगर कल को कोई बोले कि जिस स्टूडेंट की आईडी S1 है उसका कॉन्टैक्ट डालो, तो यहाँ इंसर्ट कमांड मत चला ना, इंसर्ट कमांड एक नया रिकॉर्ड एंटर करता है हमेशा। इस वक्त आपको अपडेट कमांड की आवश्यकता है। इसका लाइव एग्जांपल समझिए, जब आप बैंक में जाते हो, बैंक में अकाउंट खुलवाते हो और एक इंपॉर्टेंट फील्ड आपके पास नहीं होती, जैसे पैन कार्ड अभी तक बैंक में नहीं डाला आपने, आधार कार्ड से अकाउंट खुल गया, तो पैन कार्ड का कॉलम अभी नल है। आपको थोड़ी दिन के बाद बैंक का कॉल आएगा या मैसेज आएगा, अपना पैन कार्ड अपडेट करो, अपडेट बोलते हैं, अपडेट, ऐसे नहीं बोले पैन कार्ड इंसर्ट कर दो, अपडेट बोलेगा वो, मैसेज पढ़ना है कॉल करके मत करना, वो कहेगा अपडेट करा लो अपना केवाईसी अपडेट करा लो, है ना, केवाईसी इंसर्ट कर लो, कभी नहीं बोलेगा, समझ गए बात। तो यहाँ पर अपडेट कमांड से डाटा चेंज हो सकता है। तो आपको ऑल्टर का एक फॉर्मेट समझ में आ गया। अब दूसरा फॉर्मेट, अगर कोई कॉलम हटाना हो, अब कोई कॉलम हटाना है आपको, हटा भी सकते हो। रिमूव द कॉलम, रिमूव द कंप्लीट कॉलम, पूरा कॉलम हट जाएगा। बताइए कौन सा हटा के दिखाएं? ईमेल हटा दूं? चलो भाई ठीक है। ऑल्टर टेबल बाद में आएगा नहीं कभी वापस, अंडू नहीं होता है इन पे। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम ईमेल। अभी रन कर दो, हट गया, चेक करें, कुछ नहीं है, गायब हो गया वो, ठीक है। आपने 2 चीजें सीख ली ऑल्टर में। अब आ जाती है आखिरी कमांड। आप इस कमांड की हेल्प से किसी का भी डेटा टाइप बदल सकते हो। डेटा टाइप वही चेंज हो जाता है, देखो, चेंज डेटा टाइप ऑफ एनी एट्रीब्यूट, ठीक है भाई, ऑल्टर कमांड यूज होगी। अभी मैं आपको पहले एक दिखा देता हूँ किसी का क्या क्या डेटा टाइप मौजूद है, और आप मेरे को बताओगे ना, मैं उसको चेक। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला बनाया था हमने, है ना, इसका डेटा टाइप इंट है, मैं इसका डेटा टाइप टेक्स्ट देना चाहता हूँ, मान लो टेक्स्ट रखना है मेरे को, वेरकर करना है, तो मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मॉडिफाई, कौन सा कॉलम है, कॉन्टैक्ट, नया क्या रखना है, वेरकर, कितनी डिजिट, 10 डिजिट। रन करा, रन हो गया। स्ट्रक्चर चेक करो, अब वो नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा, यू कैन सी। तो ऑल्टर कमांड खत्म हो गई, सीख गए ऑल्टर कमांड। मेन 3 काम होते हैं, कौन कौन से, कॉलम लगाना, कॉलम हटाना, डेटा टाइप चेंज करना।
कीज़ वगैरह पे काम भी होता है, लेकिन कीज़ वगैरह जब तक आपको आती नहीं तो कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। अब पूछो। अब अगली कमांड हमारे पास यहाँ पर आती है लास्ट कमांड, उसके बाद हमारी DDL की स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। आपने फिर ऑन टाइम में वर्कर चेंज किया तो जो पहले इसमें एंट्री थी वो क्या दिखाएगा? वो वैसे ही रहेंगी, टेक्स्ट में तो किसी भी तरह का डाटा जा सकता है वो ना। वैसे ही आगे अरे डेटा टाइप बदल दिया, इसका डेटा टाइप ना वर्कर 10 कर दिया, पहले ना इंट था, डेटा टाइप होते हैं ये चेंज किया हमने। ओके, कोई दिक्कत होती है ना पूछ लो, समाधान मिल जाता है। मिला ना, तो कोई दिक्कत हो ना तो उसको मन में मत रखा करो, पूछ लिया करो। मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है ना किसी बच्चे से, मैं रुकता नहीं है, मैं टोक देता हूँ उसे, ट्राई कर लेना। उससे ना दिमाग में धीरे धीरे ना खुनस पैदा हो जाता है, दिमाग ऐसे स्ट्रेस में चला जाता है। उसको रखना ही क्यों है दिमाग में, तुरंत टोक दो उसको, समझ गए बात। अच्छा आगे देखो, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर ड्रॉप कमांड। मैं इसको रन नहीं करूँगा, लेकिन समझ जाओ, मेरे को नुकसान हो जाएगा, मैं बताऊँगा खाली आपको। अच्छा, पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, डाटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं। डाटाबेस को अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो उसकी कमांड क्या होती है, देख लो आप खाली, ड्रॉप डेटाबेस और डाटाबेस का नाम, क्या नाम है हमारा, DemoDB। ये कमांड रन करते ही ना सब खत्म हो जाएगा, तहस नहस, कुछ नहीं बचेगा अंदर अंदर का। उस डाटाबेस में जितनी टेबल होंगी, जितना डेटा होगा, सब खत्म। और सबसे खतरनाक बात, रिट्रीव नहीं होगा, वापस नहीं आएगा कभी। कोई अंडू कर लो, चाहे अंडू कर लो आप, चाहे आप इसमें लगा लो कितनी भी तरह के ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, ध्यान सुनो इस स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो DML पे काम करते हैं, DDL पे नहीं। किस पे काम करते हैं, DDL पे, देखो तो जाएगी, ठीक है। तो भाई ड्रॉप सोच समझ के करना है, तो ये मैं नहीं कर रहा, बाकी रन हो जाता है, आप करके देख लेना अपने पे। अच्छा, टेबल अगर कभी आपको ड्रॉप करना है, यानी कि टेबल को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, तो कमांड होती है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, बस फायर कर देना, पता। तो ये होती है ड्रॉप कमांड। अभी इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब जब कोई ड्रॉप कमांड फायर करते हैं तो ध्यान रखना, अंदर का डेटा भी डिलीट ड्रॉप होगा और स्ट्रक्चर भी ड्रॉप होगा। अगर केवल अंदर का डाटा ड्रॉप करना है तो ट्रंकेट, और टेबल भी ड्रॉप करना है तो ड्रॉप, टेबल भी ड्रॉप करना है तो ड्रॉप, और डेटा ड्रॉप करना है तो। जैसे ये रूम है, मुझे रूम की सफाई करनी है तो मैं कमांड फायर करूंगा ट्रंकेट, मतलब क्या है इसका, खाली करो खाली करो, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कोई दूसरा फ्लोर बनाना है तो मैं बुलडोजर लाऊंगा ड्रॉप, तो सब साफ कर देगा। अगर तुमने खाली कर लिया अपना डाटा, अच्छी बात है, और नहीं करा तो डाटा भी तहस नहस हो जाएगा, डाटा चला जाएगा। वो तो कर ही सकता हूँ, हाँ मैं करके दिखाता हूँ। नहीं डाटा तो कमांड है इंसर्ट की, दोबारा चला दूंगा। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है वो तो कर ही दूंगा। देखो ट्रंकेट कमांड ये क्या करती है, ये रिमूव करती है कंप्लीट डेटा फ्रॉम द टेबल सो दैट टेबल बिकम एम्प्टी, टेबल एकदम खाली हो जाएगा, बिकम एम्प्टी। इसको मैं लाइव आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, देख लो ये डाटा पड़ा हुआ है इसमें, मेरे को टेबल बिल्कुल खत्म करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम, ये रन किया, चल गया कमांड। अब ये टेबल पूरी तरह से खाली है। अब यहाँ पर भी एक डिस्क्लेमर, अगर आपने टेबल के डाटा को ट्रंकेट कमांड से हटाया तो ये डाटा भी कभी वापस नहीं आएगा, यानी ये डाटा भी रोल बैक नहीं होगा, क्योंकि ये कमांड DDL के अंदर आती है, DML में नहीं आती। DML की कमांड को ही रोल बैक या कंट्रोल किया जा सकता है, DDL की किसी कमांड को ट्रंक मतलब रोल बैक, इसीलिए ट्रंकेट को DDL में रखा गया था, DML में नहीं। अगर आपने नोट्स देखे हो तो दिखा देता हूं एक बार। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो ट्रंकेट को मैंने कहाँ रखा हुआ है, और DDL की कोई कमांड ट्रांजेक्शन के हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये समझ में आ गई बात? तो ट्रंकेट करो तो बड़ी सोच समझ के करना है। अगर डाटा डिलीट ही करना है तो डिलीट कमांड से करो ना, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आप अपने हाथ में कंट्रोल रखोगे, जब आपको चाहिए होगा वापस ले लोगे, सेव करना सेव कर दो, ठीक है, लाइक दैट पॉइंट। हाँ TCL सीखो पहले, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जब वो आ जाएगा जब भी कर पाएंगे ना। अभी हमको ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आता नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो अभी आप उसको चाह कर भी रोल बैक नहीं कर पाओगे। इतना समझ में आ गया? सिखाएंगे जब आप सीख जाओ। इतना हो गया, क्या क्या सिखा दिया मैंने? ड्रॉप हो गया, मतलब DDL में क्या क्या था सारा खत्म।
क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। और डीएमएल में आ जाओ, इंसर्ट हो गया, अपडेट और डिलीट बच रहा है। देख लो यार, एक लाइन का कमांड है। पहले ये कमांड डाटा मैंने डिलीट तो कर दिया, वापस ले आने के लिए कमांड रन करनी पड़ेगी। एक तो ये रहा और एक ये रहा। अरे वापस आ जा। अननोन कॉलम ईमेल उड़ा दिया था ना तुमने। तुम भी यार, अब यार क्या करूं, दिक्कत हो गई। ईमेल को ऐड कर देता हूँ ना, कमांड है ना हमारे पास। ईमेल उड़ा दिया था ना, ऐड भी तो हो जाएगा। कहाँ गया ऐड करने वाला, ये रहा ऐड कॉलम है ना, तो मैं ऐड कर देता हूँ उसे, मेरी कमांड चल जाएगी ना। फिर कितना था उसका साइज, 100 था ना, ये ऐड हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहते हैं पढ़ते हैं तो दिमाग अपने आप काम करता है, सही से पढ़ता है। समझ में आ गया ना, वहाँ ऐड कर दिया, काम बन गया ना। अरे बन गया, देखो अभी भी कोई गड़बड़ है, एक कॉलम और नहीं है, कॉन्टैक्ट का कॉलम नहीं है शायद इसमें, है ना, कॉलम का कॉन्टैक्ट वो नहीं है, और इसका ये रिदम नहीं मिल रहा है। रिदम देखो, डेटा टाइप चेंज किया था और सीक्वेंस चेंज है। अब जो मैंने नया कॉलम ऐड किया होगा वो लास्ट में आया होगा। स्ट्रक्चर चेक करो, देखो मैं समझाता हूँ आपको। इसके अंदर कौन कौन से कॉलम, एक तो कॉन्टैक्ट आ गया, आईडी है, देखो यहाँ ध्यान से देखो आप। पहले रिकॉर्ड आईडी में जाएगा, ये ओके है, फिर नाम में जाएगा ओके, जेंडर में जाएगा ओके, डेट ऑफ बर्थ में जाएगा ओके। ईमेल आईडी यहाँ गड़बड़ करा क्योंकि यहाँ है कॉन्टैक्ट, दिख रहा है आपको कॉन्टैक्ट, लास्ट में ईमेल। तो मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट को हटाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट को, कॉन्टैक्ट गड़बड़ हटाने का कमांड कहाँ है, ये रहा, यहाँ लिख दो कॉन्टैक्ट, हट गया। अभी हमारा स्ट्रक्चर चेक करते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से डाटा जाएगा, ध्यान रखना है आपको। ये हमने रन किया, अब देखो यहाँ देखो रिकॉर्ड, आईडी ठीक है, नेम जा रहा है, जेंडर जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ जा रहा है, ईमेल आईडी जा रहा है। इस तरीके से पढ़ के आप डाटाबेस को डीबग कर सकते हो। आप किसी कंपनी में जा रहे हो, डाटाबेस नहीं जा रहा है, ऐसे पढ़ो अब ढंग से, ये क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ नहीं हो रहा है आपका। अभी देखो चलेगा, ये चलेगा ना, अभी ये भी गया। अरे इसका क्या दिक्कत है, इसको भी भेजते हैं। अभी देखो आपके पास डाटा वापस आ चुका है, सो वी गॉट आवर डाटा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर अपडेट कमांड सिखाने जाऊँगा। कोई भी रिकॉर्ड चेंज करने के काम आता है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का यूज होता है टू मॉडिफाई एनी रिकॉर्ड, टू मॉडिफाई टेबल डेटा, टेबल डेटा को मॉडिफाई करने का काम आता है। अब मेरे को बताओ कौन सा रिकॉर्ड आप अपडेट करना चाहते हो, वही कर दूंगा, आपकी कमांड है, आपकी चॉइस है, बताओ। मैं इसमें क्या करता हूँ ना, एक स्टूडेंट है जिसकी आईडी S3 है, उसका जेंडर डाल के दिखाता हूँ, नल है ना, यहाँ जेंडर डाल के आपको दिखाता हूँ कैसे डलता है। अपडेट टेबल का नाम सेट करूँगा जेंडर, जेंडर में मैंने सेट कर दिया फीमेल, राजू तो मेल, मेल यहाँ लगा दी कंडीशन वेयर आईडी इज इक्वल टू S3, समझ में आया। अब जिसकी आईडी S3 होगी उसका जेंडर मेल हो जाएगा। आप चाहते हो डेट ऑफ बर्थ भी डालना एक साथ, तो एक काम करो, यहाँ पर एंटर नहीं, कोमा और दूसरी फील्ड डेट ऑफ बर्थ, नई डेट ऑफ बर्थ डाल दो। जैसे आपने डाला 1999, 9वां महीना और 21 तारीख। अभी कंट्रोल एंटर, डेटा चला गया, आप चेक करके देखिए। तो ये हो गई अपडेट कमांड, समझ में आ गई। किसी भी रिकॉर्ड को बदला जा सकता है। अगली कमांड आती है डिलीट कमांड, उससे आप अपना मनचाहा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। पूरी टेबल को डिलीट नहीं करना, हमको कोई स्पेसिफिक करना है, तो डिलीट कमांड हमारी हेल्प करता है। तो डिलीट कमांड का क्या यूज होता है, टू रिमूव द रिकॉर्ड, टू रिमूव द स्पेसिफिक रिकॉर्ड, स्पेसिफिक रिकॉर्ड 1 by 1 ऐसे हम इसमें रिकॉर्ड को अपनी इच्छा के अनुसार डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे टेबल नीचे आप बताइए कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करवाना है, वही हटाएंगे। अरे इच्छा ही तो बतानी है, कौन सा सच्ची में जा रहा है। ईमेल हटा दो, आप अभी भी नहीं समझे। अरे रिकॉर्ड जब रिमूव होगा ना, पूरी लाइन रिमूव होगी, S3 का रिकॉर्ड पूरा रिमूव होगा, ये ध्यान रखना। डिलीट मतलब पूरा रो, हाँ कोई एक इंफॉर्मेशन अगर आपने कहा ना कि सर ईमेल आईडी हटा दो, मैं पूछूंगा किसका, सर सुनीता का, ठीक है, तो अपडेट होगा वो, समझ में आ गई बात। तो यहाँ लिखेंगे हम डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर मतलब ID इज इक्वल टू S3, तो S3 जिसका रिकॉर्ड है वो खत्म। अब चेक कर लो आप, तो भाई कमांड ये रही, इसमें S3 नहीं है। तो आपकी DML स्टेटमेंट सारी कंप्लीट हो गई। इंसर्ट आप कर लोगे, अपडेट आप कर लोगे, डिलीट आप कर लोगे, DQL में सिलेक्ट हमने सीख लिया छोटा मोटा, ओके। तो भाई ये कमांड यहाँ खत्म होती है।